हेलो डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण सेक्शन इधर ज़्यादातर हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड ही मामले डिस्कस कर रहे हैं। इधर हाल में फिर एक मसला काफ़ी तेज़ी से उभरा है और ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना से संबंधित। एक्चुअली 2009 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, सब लोग जानते हैं, बड़े चर्चित नाम है उनका, प्रशांत भूषण ने एक आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के वो ऐसे 8 चीफ जस्टिस को जानते हैं पूर्व, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। तो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस समय, और जो ऐसे बोबडे साहब हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी देख रेख में ये बेंच इसे देख रहा है। और इस मामले में प्रशांत भूषण से एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि भाई आप अपने आरोप के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको करिए। लेकिन इस मामले में प्रशांत भूषण अपना पक्ष ठीक तरह से नहीं रख पाए, यानी वो बेंच को, संबंधित बेंच जो देख रही है, उसको कन्विंस नहीं कर पाए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये इस मामले में अवमानना की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। तो इसी को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है, किन उपबंधों के अंतर्गत अदालतें न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करती हैं और यह क्या है, इसके अपवाद क्या क्या हैं, यह कितने तरीके का होता है, वर्तमान रस्साकसी किससे संबंधित है, इसी को आंसर करने की कोशिश की गई है अगले कुछ पैरा में, कुछ पंक्तियों में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142(2) यानी 142 के सब क्लॉज 2 या सेक्शन 2, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 5 के चैप्टर 4 यानी खंड 4 के अंतर्गत, जिसमें न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वगैरह दिए हुए हैं, उसी से संबंधित है। इसमें 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि वो अभिलेख का न्यायालय है, और उसे अपने द्वारा दिए गए फैसलों, यानी जो उसके रिकॉर्ड में होता है, जाहिर है वो उसके फैसले ही होंगे, उसकी अवमानना के लिए वो किसी व्यक्ति को दोषी करार करके उसे दंडित कर सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 142(2) है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाला जो भी पदाधिकारी है, वह वो 141 142 एक्चुअली दोनों है, वो उस पदाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि किसी मामले में पहले भी वो जो मामला सेटल हो गया उसमें ठीक से न्याय नहीं हुआ है, तो वह इस मामले में दोबारा इसकी फाइल खुलवा करके और अपने स्तर से इसमें न्याय दे सकता है। तो 129 141 को भी आप शामिल कर सकते हैं। 142(2) दो महत्वपूर्ण उपबंध को हमने लिखा है। 215 उच्च न्यायालय से संबंधित है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसी तरह से अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। इन दोनों के पास अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देते हैं कि वे उस व्यक्ति को दंडित करें, या तो दोषी व्यक्ति से अपने आदेश मनवा कर, या तो उसे जेल भेजकर, जो उनके या तो आदेश को मानने से इनकार करता है या जो उनके बारे में अपमानजनक बातें करता है। हालांकि संविधान में इन बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसे अपमानजनक माना जाएगा और किसे अपमानजनक नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि कोर्ट के विवेकाधिकार जो होते हैं वो बहुत व्यापक होते हैं, उनके विवेक पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब आगे देखिए, अवमानना के संबंध में चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए 1971 में भारतीय संसद ने अवमानना अधिनियम पारित किया था, और इसकी धारा 22 में यह कहा गया है कि अवमानना के संबंध में जो नियम प्रचलित हैं, यानी जो पहले से चले आ रहे हैं या जो संविधान के उपबंध हैं, उनके विरोध में ये जो कानून बन रहा वो नहीं होगा, बल्कि उनके एड में होगा, यानी कि वो उनका पूरक होगा। इसी अधिनियम की अलग अलग धाराओं में, इसमें आप सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 2 जैसे डेफिनेशन है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 आदि में इसमें इन्होंने बताया है कि ये अपवाद होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इनोसेंटली, अनजाने में किसी मटेरियल या पब्लिकेशन का वितरण करता है, और इससे अगर कोर्ट की अवमानना होती है, उसके किसी फैसले का विरोध होता है, या उसके किसी निर्देश का उल्लंघन होता है, या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता है, तो इसे इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसीलिए कोर्ट पहले एक्सप्लेनेशन मांगता है जिसके ऊपर यह आरोप लगा है। दूसरा है, न्यायिक प्रक्रिया
कि अगर ईमानदार रिपोर्टिंग, मान लीजिए आज जैसे रिया चक्रवर्ती की उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उसने ये कहा कि जो बिहार में एफआईआर हुआ है उसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इसमें सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मीडिया वालों ने इसकी रिपोर्टिंग किया, यानी उन्होंने वही रिपोर्टिंग किया जो कोर्ट के भीतर चल रहा था। जाहिर है इसमें भी अवमानना का कोई मसला नहीं बनेगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, न्यायिक कृत्य की साफ मन से की गई उचित आलोचना। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में जो जुडिशियरी है वो तीसरे स्तंभ के रूप में ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे कि कार्यपालिका है, विधायिका है या चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस है। तो जैसे इन सब की आलोचना होती है उचित, उसी तरह से न्यायपालिका की भी होनी चाहिए। यानी न्यायपालिका के बारे में अगर आपको लगता है कि वो अगर फैसला इस तरह से नहीं इस तरह से हुआ रहता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने से संबंधित होता, तो इस संबंध में आलोचना की जा सकती है। लेकिन अनाप शनाप आरोप लगाना, जजेस के बारे में भला बुरा कहना, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना या उनको नीचा दिखाना या उनके किसी गरिमा को किसी अन्य तरह से ठेस पहुंचाना, तो ये सब जो हैं अवमानना की कार्रवाई में आएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए इन कैमरा यानी बंद कमरे में जहां केवल जज होते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है या जो पक्षकार हैं उनके वकील होते हैं, उसमें की गई कार्रवाई के पारदर्शिता को लेकर के उसकी भी आलोचना की जा सकती है। और हाई कोर्ट कई मामलों में अधीनस्थ अदालतों को दंडित करता है। अधीनस्थ अदालतों को दंडित करने का पूरा अधिकार होता है हाई कोर्ट के पास। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट के अधीन ही ये आते हैं और हाई कोर्ट के पास पूरा अधिकार होता है। तो मान लीजिए अगर उसे वो दंडित करता है तो वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो हाई कोर्ट ने अवमानना किसी चीज़ का किया। आपको पता है कि CS कर्णन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनको भी अवमानना के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए जेल भेज दिया था। इसके बाद देखिए अधीनस्थ अदालतों की अवमानना करने पर दोषी को दंडित करने का अधिकार। अब जैसे मान लीजिए आपने अधीनस्थ अदालत की कोई बात नहीं मानी तो ये मसला हाई कोर्ट में जाएगा, संबंधित हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के बिहाफ पर यानी जिले स्तर की जो अदालतें होती हैं उनके बिहाफ पर वह दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो जिसने कि अधीनस्थ अदालत के द्वारा दिए गए किसी फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। और यहाँ भी उपरोक्त शर्तें लागू होंगी जो ऊपर बातें कही गई हैं। अधीनस्थ अदालतों के विरुद्ध सुपीरियर कोर्ट में शिकायत, मान लीजिए कि आपको अधिकार मिला हो प्रोहिबिशन का, सर्टियोरेरी का, अब आपने मान लीजिए प्रोहिबिशन का पिटीशन लगा दिया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और आपको लग रहा है कि निचली अदालत से उचित न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप सुपीरियर कोर्ट चले गए। सुपीरियर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि उसे अवमानना मान लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में अधीनस्थ अदालतों से न्याय न मिलने की उम्मीद अगर आपको है या ऐसी आशंका है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग को रुकवा सकते हैं, या अगर फैसला आ गया है तो उस फैसले को क्वैश करवा सकते हैं, जैसे सर्टियोरेरी में होता है, प्रोहिबिशन में उसे रुकवा सकते हैं। तो इसे अवमानना नहीं माना जाएगा। अब आगे देखिए, अवमानना दो तरह का होता है, सिविल व क्रिमिनल। सिविल वाले में यह होता है कोर्ट ये कहता है भाई देखो तुमने गलती किया है, अपनी गलती आप मान लो और माफ़ी मांग लो तो हम छोड़ देंगे। लेकिन क्रिमिनल वाले में वो होता क्या है कि वो जेल भेज दें। जनरली 6 महीने के लिए लोग भेजे जाते हैं, लेकिन 6 महीने से कम भी भेजे जा सकते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। जैसे कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हलफनामा दे करके और उसके विपरीत काम कर दिया। यानी हलफनामा दिया था कि वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे, जबकि उन्हीं के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढह गया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो इस प्रकार से जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसी के तहत ये दंड की व्यवस्था, इस दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें सिविल मामले में तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहते हैं कि भाई देखो आपने गलती किया है, आप अपनी गलती मान लो, अफसोस जाहिर कर दो, क्षमा मांग लो, हम छोड़ देंगे। लेकिन क्रिमिनल मामले में वो 6 महीने के लिए जेल भेज सकता है। 6 महीने के लिए भेजे ये बात नहीं है, 6 महीने से कम का भी भेज सकता है, और इसमें अर्थदंड भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब आ जाइए वर्तमान केस देखिए। वर्तमान केस प्रशांत भूषण से संबंधित है। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने वर्ष 2009 में यह आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व 8 मुख्य न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास एविडेंस है, हालांकि वह इसे सिद्ध नहीं कर पाए। इसी मामले में उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई चल रही है। ये इसलिए
ये सब बातें की गई हैं कि जब न्यायालय की ही बात कोई नहीं मानेगा, जो कि सबसे बड़े पंच हैं इस देश में, तो फिर किसकी बात मानेगा? दूसरे शब्दों में, राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप हाई कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो कल कोई स्टेट भी नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में फिर आप जाएंगे कहाँ? राज्य से बड़ा बड़ा ताकतवर कोई एजेंसी बड़ी तो होती नहीं है इस देश में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मामले में उसके फैसले को माने लोग और सम्मान करें, इसलिए मन में डर पैदा करने के लिए व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।